वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग डेटा इन एंगुलर जेएस। लास्ट 2 वीडियो से हम फिल्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमने देखा था कि हमारे पास एंगुलर जेएस के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फिल्टर्स मौजूद हैं जो कि डेटा की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, डेटा की सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और डेटा की सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। डेटा की फॉर्मेटिंग और डेटा की सॉर्टिंग हम देख चुके हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग डेटा। एंगुलर जेएस के अंदर डेटा की सर्चिंग करने के लिए हमारे पास जो फ़िल्टर मौजूद है उसका नाम फ़िल्टर है। कितनी अजीब बात है, फ़िल्टर का नाम भी फ़िल्टर ही है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से सर्चिंग को बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारे पास एक एंगुलर जेएस के अंदर ऑब्जेक्ट की एरे मौजूद है और उसको हमने HTML पेज के अंदर टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। अब हम क्या करेंगे कि हम इस टेबल के ऊपर एक इनपुट फील्ड लगाएंगे और उस इनपुट फील्ड में जो नेम टाइप करेंगे टेक्नोलॉजी का वो शो होगा, बाकी सारे हाइड हो जाने चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा एक टेक्स्ट सर्च और उसके बाद मैं लगाऊंगा एक इनपुट टैग, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके अंदर एक प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, एंटर टेक्नोलॉजी नेम। और उसके बाद ब्रेक रो इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब यहाँ मैं कुछ भी टाइप करूँ तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं जो भी नाम टाइप करूँ तो वो टेक्नोलॉजी शो हो, यानी अगर मैं जावा टाइप करूँ तो जावा शो हो मेरे पास। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट के एट्रीब्यूट इनपुट टैग के अंदर मैं एक डायरेक्टिव ऐड करूँगा ng मॉडल, जो कि आपको पता है कि मोस्टली ng मॉडल को हम बाइंड करते हैं इनपुट के साथ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फ़िल्टर के अंदर। फ़िल्टर को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाइप कैरेक्टर, उसके बाद फ़िल्टर का नेम, और इस केस में हमारे पास फ़िल्टर का नेम भी फ़िल्टर ही है, फ़िल्टर, और इसके बाद कॉलन, और उसके बाद पैरामीटर पास करूँगा। ये फ़िल्टर एक पैरामीटर लेता है और वो पैरामीटर हम क्या पास करेंगे, इस केस में हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं जो कि इस इनपुट के अंदर टेक्स्ट होगा वो मॉडल, और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे फ़िल्टर के साथ। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका इफ़ेक्ट। मैं टाइप करता हूँ p, तो PHP शो हो रहा है, जावा टाइप करूँ तो जावा शो हो रहा है, नोड टाइप करूँ तो नोड JS शो हो रहा है। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम की बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आईडी की बेस पे सर्च करूँ तो मैं यहाँ पर .id लिख दूँगा, तो ये आईडी की बेस पे सर्च करेगा। और अगर आप नेम की बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो आप .name लिख दें, और अगर आप किसी भी कॉलम की बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो आप जस्ट उस कॉलम का नेम लिखें डॉट लगा के, तो ये उसकी बेस पे सर्चिंग करेगा। आई होप आपको सर्चिंग की समझ आ गई होगी, और इसी वीडियो में हमारा फ़िल्टर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने डेटा की सर्चिंग देख ली, सॉर्टिंग देख ली और डेटा की फॉर्मेटिंग देख ली। ng-init डायरेक्टिव को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ng-init डायरेक्टिव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें डेटा को इनिशियलाइज़ करवाना हो, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवाना हो व्यू पार्ट के अंदर, यानी कि जब हमें HTML के अंदर डेटा यूज़ करना हो उसको वहाँ पर हम इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। किसकी मदद से? ng-init डायरेक्टिव की मदद से। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ये मेरे पास index.html का मेरा पेज ओपन है, इसमें मैं बनाऊँगा डिव, और इस डिव में हम ng-init डायरेक्टिव को लगाएंगे, और यहाँ पर मैं इस ng-init डायरेक्टिव के अंदर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करवा सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक x वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाऊँगा 9 के साथ, और इसको यहाँ पर प्रिंट करवा के देखता हूँ। अब इसमें 9 प्रिंट हो गया है। अब ये किसी कंट्रोलर से डेटा नहीं आ रहा, ये हम HTML की व्यू के अंदर ही डेटा को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं और यहाँ पर इसको हम बाइंड करके यूज़ कर रहे हैं। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, आप किसी स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, किसी एरे को भी इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं, किसी चीज़ को भी आप यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा के इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये आप पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे एक की कॉन्सेप्ट है वो अपने समझना है कि अभी तक हमने जितनी भी कोडिंग की है तो हमने ये सीखा है कि हम एंगुलर जेएस के अंदर मॉडल और व्यू को सेपरेट करते हैं, यानी कि जो डेटा हमारा है और एप्लीकेशन लॉजिक है वो अलग होगी और जो HTML पार्ट है यानी कि जो व्यू पार्ट है वो अलग होगा। तो यहाँ पर हम ये क्यों सीख रहे हैं कि हम व्यू के अंदर ही डेटा को इनिशियलाइज़ करवाएं। तो बहुत सारे रियल लाइफ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जब हमें व्यू के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज के लिए कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तो उस वक्त हम ng-init डायरेक्टिव को यूज़ करते हुए व्यू पार्ट के अंदर डेटा को इनिशियलाइज़ करवाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ng-init डायरेक्टिव की समझ आ गई होगी। ng-include डायरेक्टिव यूज़ टू एम्बेड HTML इन अनदर HTML पेज। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक HTML का पेज है और उसमें हम किसी और HTML का कुछ कंटेंट उसको हम एम्बेड करना चाहते हैं, उसको हम इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो हम ng-include की मदद से कर सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि HTML के अंदर, सिंपल HTML के अंदर आप एक HTML के अंदर दूसरा HTML पेज इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन एंगुलर जेएस के अंदर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से एक पेज को दूसरे पेज में एम्बेड करते हैं। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक HTML का पेज ओपन है जिसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिसमें जो बिल्कुल एम्प्टी है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको कोई चीज़ ब्राउज़र में शो नहीं होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक डिव क्रिएट करूँ और उस डिव को इस पेज के अंदर एम्बेड करूँ, कुछ हेडिंग्स, कुछ पैराग्राफ्स इस पेज के अंदर एम्बेड करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ और एक नया पेज क्रिएट करता हूँ और उस पेज को मैं नाम दूँगा a.html। आप कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बॉडी टैग के अंदर इंक्लूड करवाना चाहता हूँ। तो मैं सारा HTML नहीं लिखूँगा, बॉडी के अंदर जिस चीज़ को मैंने एम्बेड करवाना है जस्ट मैं वो कोड लिखूँगा। तो ये मेरे पास a.html का पेज ओपन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग लिख लेता हूँ, हेलो एंगुलर जेएस डेवलपर्स, और इसके साथ कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, एवरीवन व्हाट्स अप। अब इस पेज को हम इंक्लूड करेंगे अपने index.html के पेज में। तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। अब इस डिव के अंदर मैं उस पेज का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो इस डिव में मैं एक डायरेक्टिव यूज़ करूँगा ng-include, और इसके अंदर मैं a.html यानी कि जो मेरे पेज का नाम है उसको पास कर दूँगा। तो सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख दूँगा, ये जो डबल कोट्स हैं ये ng-include डायरेक्टिव की हैं, जो कि हम हर डायरेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ में जब हमने पास उसका नाम पास करना है पेज का, तो उसके लिए हमें सिंगल कोट्स अलग से लिखनी पड़ेंगी, a.html। अब इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। तो इसको यहाँ पे शो होना चाहिए पेज के कंटेंट को, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, हमारे कोड में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। तो इसके लिए मैं कंसोल ओपन करता हूँ एरर देखने के लिए कि क्या एरर है। तो ये एरर दे रहा है XML HTTP रिक्वेस्ट कैनॉट लोड। ये हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। ये एरर इसलिए दे रहा है कि हम HTML का जो एक पेज है उसको दूसरे पेज में डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, तो ये ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इसके लिए सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से इसको सपोर्ट नहीं करता। तो इसके लिए क्या करना होता है, इस एरर को दूर करने के लिए हमें ये जो पेजेस हैं इनको सर्वर पे अपलोड करना होता है। जब एक्चुअल सर्वर पे हम इनको अपलोड करेंगे तो वहाँ पर ये एरर शो नहीं करेगा। तो फॉर टेस्टिंग पर्पस मेरे पास लोकल होस्ट इंस्टॉल है XAMPP। तो हम अपने प्रोजेक्ट को उसमें अपलोड करेंगे और उसके थ्रू एक्सेस करेंगे तो फिर ये एरर शो नहीं होगी। तो मैंने ये XAMPP ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर मैं जो प्रोजेक्ट इसकी मैं सारी जो फाइल्स हैं को यहाँ से कॉपी करता हूँ और XAMPP के अंदर मैं
htdocs फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाऊंगा अपना। यहाँ पर मैंने ए नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया और इसमें सारी फाइल्स को मैं पेस्ट करता हूँ। अगर आपने ज़ैम्प यूज़ नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता दूँ ये एक लोकल सर्वर है। जैसा कि आप किसी वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करने के लिए एक्चुअल में होस्टिंग पर परचेज़ करते हैं, तो ये उससे बचने के लिए डेवलपर्स के लिए ये एक टूल प्रोवाइड किया गया है ताकि वो अपने लोकल कंप्यूटर्स पे ही वेबसाइट्स को रन करके चेक कर लें। तो इसके लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं लिखूँगा लोकल होस्ट ए और HTML का मेरा जो index.html की फ़ाइल है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो सर्वर होता है उसको पिक करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो हेलो एंगुलर JS डेवलपर्स ही व्हाट्सअप, ये जो a.html के अंदर कंटेंट था वो हमारा एम्बेड हो गया है index.html के अंदर। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ng इंक्लूड डायरेक्टिव को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसका एक और वे भी है, अगर आप इसको जो पेज का एड्रेस है उसको आप यहाँ पे किसी वेरिएबल के अंदर बाइंड कर दें, मॉडल के अंदर scope.a, इसमें मैंने लिख दिया a.html। तो अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या होगा कि जहाँ यहाँ पे जस्ट मैं ng इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर a लिख दूँगा तो ये फिर भी वर्क करेगा। आई होप आपको समझ आ गई दोनों तरीक़ों की। पहले तरीके में क्या आपने एज अ स्ट्रिंग पेज का नाम पास करना होता है, दूसरे तरीके में ये है कि आप मॉडल के अंदर जाएं, वहाँ एक वेरिएबल में उसका नाम स्टोर करवा दें और उसको जस्ट उस वेरिएबल को यहाँ पर लिख दें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंगुलर जेएस के अंदर सर्विस क्या होती है और सर्विसेज को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और हमारे पास एंगुलर जेएस के अंदर जो बिल्ट इन सर्विसेज हैं उनको यूज़ किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्विस क्या होती है। अ सर्विस इन एंगुलर जेएस इज़ एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन दैट प्रोवाइड सम सर्विस एंड कैन बी रीयूज्ड अगेन। तो सर्विस है ये सिंपल एक एंगुलर जेएस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगी जिसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे और जो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी या सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि सर्विसेज को यूज़ करने के हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले जो हमें बेनिफिट मिलता है वो तो है रीयूजेबिलिटी, कि एक सर्विस को हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्टेबिलिटी, जब हम सर्विसेज में वर्क करते हैं तो हम कोड को मज़ीद सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जिससे हमें यूनिट टेस्टिंग में आसानी होती है। उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मैकेनिज़्म को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है अगर हम सर्विसेज को इस्तेमाल करें तो। अब देखते हैं कि एंगुलर जेएस के अंदर हमारे पास जो बिल्ट इन सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। जो टोटल एंगुलर जेएस के अंदर बिल्ट इन सर्विसेज हैं वो लगभग 30 हैं और जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं। सबसे पहले जो हम सर्विस फर्स्ट वीडियो से यूज़ करते आ रहे हैं डॉलर स्कोप, जो कि वेरिएबल्स के साथ डील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद डॉलर HTTP जो कि हम एजेक्स का जब टॉपिक कवर करेंगे उसमें देखेंगे। बेसिकली डॉलर HTTP जो सर्विस है इसकी मदद से हम सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। डॉलर राउट को हम डिस्कस करेंगे। जो डॉलर विंडो है ये जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो विंडो का ऑब्जेक्ट है उसकी जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी इस सर्विस के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद डॉलर लोकेशन, ये लोकेशन का ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट में होता है उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो सारी इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे उसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान होगा। डॉलर टाइम आउट एक सर्विस है और डॉलर इंटरवल। डॉलर टाइम आउट सर्विस आप इस तरह समझ लें कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन है टाइम आउट का, जो कि बेसिकली एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट होता है या फायर होता है, ये सेम वही काम करती है ये सर्विस डॉलर टाइम आउट। और डॉलर इंटरवल जो सर्विस है ये क्या करती है कि जो इंटरवल का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि स्पेसिफिक टाइम के बाद बार बार एग्जीक्यूट होता रहता है, ये सेम वही चक्कर है इसका भी, ये वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है डॉलर इंटरवल। अब यहाँ पे बात आपने नोट की होगी कि कोई भी सर्विस हो तो उसके नाम से पहले डॉलर का साइन आता है। अब हम देखते हैं कि हम इन सर्विसेज को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम 2-3 सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने अपना ये एटम एडिटर ओपन किया हुआ है, इसमें मेरे पास एक index.html की फ़ाइल है और एक module.js की फ़ाइल है जिसमें मेरे पास एक मॉड्यूल मैंने बनाया हुआ है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो जो मैंने क्रिएट किया था। उसके बाद एक कंट्रोलर है, उसी को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डॉलर स्कोप पास किया हुआ है। डॉलर स्कोप हमने इस कंट्रोलर में इसलिए पास किया हुआ है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सर्विस हम यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक की कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि कोई भी सर्विस अगर आपने यूज़ करनी है, चाहे वो एंगुलर के अंदर बिल्ट इन सर्विस है या आपने खुद से बनाई है, तो उस सर्विस को आपने यूज़ करना है तो आप उसको कंट्रोलर में से पास करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक सर्विस इस्तेमाल करूँगा जो कि है डॉलर लोकेशन की सर्विस को मैं यूज़ करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पहले कंट्रोलर के अंदर पास करनी पड़ेगी डॉलर लोकेशन की सर्विस। इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब देखते हैं कि इसको हम यूज़ किस तरह से करते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे और हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसका यूआरएल हासिल करेंगे इससे। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ डॉलर स्कोप को यूज़ करते हुए यूआरएल और इसमें मैं क्या असाइन करूँगा, अब मैं सर्विस को यूज़ करूँगा डॉलर लोकेशन और इसका एक फंक्शन है जो कि है एब्सोल्यूट यूआरएल। अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन एब्सोल्यूट यूआरएल है ये यूआरएल रिटर्न करेगा इस पेज का और वो किस में स्टोर हो जाएगा, यूआरएल वेरिएबल के अंदर। और इसको हम अपने जो पेज है HTML का इसमें डिस्प्ले करवा लेंगे। मैं h1 लिख दिया और उसके अंदर मैं इसको यूज़ करता हूँ यूआरएल को और इसको मैं पेज को करता हूँ रिफ़्रेश और ये आप देख सकते हैं मेरे पेज का यूआरएल आ गया है। ये लोकल कंप्यूटर में फ़ाइल सेव है तो इसलिए इसका यूआरएल इस तरह से हो रहा है, फाइल जी ड्राइव उसके बाद एंगुलर JS कोड और इस तरह का यूआरएल आ रहा है। ये आप इसको इससे मैच करें तो सेम होगा। अब हम जो सर्विस यूज़ करेंगे वो है डॉलर टाइम आउट। ये बिल्कुल जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन है टाइम आउट, वो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एग्जीक्यूट होता है। ये डॉलर टाइम आउट सर्विस बिल्कुल सेम वही चीज़ है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ये एज अ सर्विस यूज़ हो रही है इसके अंदर एंगुलर JS के अंदर। तो मैंने इस सर्विस को पास कर दिया टाइम आउट को, इसको मैंने यूज़ करना है। तो इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे डॉलर टाइम आउट। इसमें हम दो चीज़ें पास करेंगे। फर्स्ट जो है वो हमारे पास एनोनिमस फंक्शन होगा और दूसरा हम क्या पास करेंगे वो इंटरवल के जिसके बाद ये सर्विस फायर हो। यानी कि आपको पता है कि जो टाइम आउट फंक्शन है उसमें हम एक मिली सेकेंड्स के अंदर हम एक टाइम इंटरवल पास करते हैं, उसके बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो सेम चक्कर यहाँ पर भी इसका है, जो हमारे पास है ये टाइम आउट की सर्विस जो हमारे पास है। तो इसमें मैं 5 सेकंड पास कर देता हूँ, यहाँ पे मिली सेकंड में पास करते इसलिए मैंने 5000 लिखा है। अब इसके बाद आएगा यहाँ पर सेमी कॉलन और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब इसको क्या करना है हमने यहाँ पर पहले एक बनाते हैं वेरिएबल डॉलर स्कोप ए, इसमें हम स्टोर करवाते हैं हेलो। इसमें मैंने हेलो स्टोर करवा दिया। अब क्या करेगा कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा टाइम आउट का, जो कि बेसिकली एनोनिमस फंक्शन है सर्विस के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये डॉलर स्कोप ए है इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इसमें हम लिख देंगे टाइम आउट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम ए को प्रिंट करवा लेते हैं इस पेज में, इसको करते हैं सेव। अब बेसिकली होगा ये कि सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, जैसे ही 5 सेकंड गुजरेंगे तो जो सर्विस हमारे पास टाइम आउट किया वो एग्जीक्यूट होगी, उसकी ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं ये सही वर्क करता है या नहीं करता। 5 सेकंड वेट करते हैं हम। 5 सेकंड जैसे पूरे क्या हो गया, टाइम आउट इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन बाइंड कर सकते हैं, कुछ भी कोडिंग आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि इस वीडियो को हमने शॉर्ट रखना था, जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दिया कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं डॉलर इंटरवल सर्विस को। ये भी सेम आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इंटरवल फंक्शन पड़ा हुआ है उसमें क्या होता है कि वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद बार बार एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी वही चक्कर है कि वो बार बार एग्जीक्यूट होगा स्पेसिफिक टाइम के बाद। तो यहाँ पर मैं एक डॉलर स्कोप एक वेरिएबल बनाया ए, इसमें मैं स्टोर करवाता हूँ 100। अब मैं कट टून बनाने जा रहा हूँ, यानी कि हर सेकंड के बाद इसमें से एक वैल्यू कम हो। जैसे कि आपने टाइमर देखे होंगे, उनमें से
जो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती रहती है उस तरह का हम बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सर्विस, पहले ये टाइम आउट यूज़ कर रहा था, तो अब मैंने यहाँ पे सर्विस यूज़ करनी है इंटरवल, तो वो मैंने पास कर दी। यानी कि जो सर्विस भी आपने यूज़ करनी है उसको आपने कंट्रोलर के अंदर लाजमी पास करना होता है। तो ये होगी। इसके बाद मैं उसको यूज़ करता हूँ डॉलर इंटरवल को, डॉलर इंटरवल, इसका जो एक पैरामीटर होगा वो टाइम होगा, वो मैं 1 सेकंड पास कर रहा हूँ, यानी कि 1000 सेकंड, 1000 मिली सेकंड। और जो इसका पहला पैरामीटर है वो हमारे पास है एनोनिमस फंक्शन। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डॉलर स्कोप की वैल्यू में से डिक्रीमेंट करते जाएंगे, यानी कि उसमें से एक कम होता जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ सेव और रिफ़्रेश करते हैं इसको। ये इसमें से एक कम कर रहा है। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम कंसोल को में देखेंगे, इस ब्राउज़र में ये शो नहीं कर रहा। पहले मेरे पास एक और ब्राउज़र था, उसमें ये कंसोल में जैसे हर दफ़ा वो जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो वो कंसोल में उसको शो करवाता है, लेकिन इस ब्राउज़र में फ़िलहाल ये शो नहीं कर रहा। आप किसी डिफरेंट ब्राउज़र में करेंगे तो आपको शायद वो शो कर दे। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम कस्टम सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, ये मेरे पास लास्ट वीडियो वाला कोड मौजूद है, इसमें हमने सर्विस को इस्तेमाल किया था। अब हम क्या करते हैं, अपनी कस्टम सर्विस क्रिएट करेंगे। तो इस सारे कोड को मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से इसको भी कट किया, इसको भी यहाँ से ख़त्म करता हूँ मैं। अब हम सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो सर्विस क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है कि सर्विस बेसिकली हम अटैच करते हैं मॉड्यूल के साथ। तो उसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास वेरिएबल जिसमें हमने मॉड्यूल को स्टोर किया हुआ है, जो कि हमारे पास रेफरेंस है, यानी कि ऐप नाम का वेरिएबल है जिसमें मॉड्यूल का रेफरेंस है, तो उसके साथ हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, सर्विस का मेथड करेंगे कॉल। और इसमें हम दो चीज़ें पास करते हैं। पहला तो सर्विस का नाम होगा जो कि हम एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे। सर्विस का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया मैथ। और दूसरा हम यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं। और इसके अंदर हम सर्विस की कोडिंग करते हैं। बेसिकली मैं एक ऐसी सर्विस क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा मैथ, और ये 3-4 फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, यानी कि 2 नंबर का सम करेगी, माइनस उनको करेगी, और मल्टीप्लाई करेगी और डिवाइड करेगी। इस तरह की फंक्शनैलिटी हम इसमें प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बेसिकली ये तो छोटी सी एग्जांपल है, जस्ट आपको समझाना ये है कि सर्विस को क्रिएट किस तरह से किया जाता है। तो सर्विस को क्रिएट करने का सबसे जो आसान मेथड है वो ये है कि आप जो जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाया हुआ है मॉड्यूल का रेफरेंस, आप उसको डॉट लगा के मेथड कॉल करें सर्विस का। उसमें 2 आर्गूमेंट पास करें, पहला सर्विस का नाम एज अ स्ट्रिंग पास करें, दूसरा एनोनिमस फंक्शन पास करें। और अब इसके अंदर हम देखते हैं किस तरह से मुख्तलिफ फंक्शंस बना सकते हैं। तो फंक्शन बनाने का तरीका ये होगा, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा दिस डॉट ऐड, तो ये 2 नंबर को ऐड करेगा। अब अगेन ये एक एनोनिमस फंक्शन होगा। अब ये फंक्शन क्या करता है, 2 नंबर्स लेता है, ए और बी, 2 नंबर्स लेगा ये एज अ पैरामीटर। और रिटर्न क्या करेगा, और रिटर्न करेगा ए प्लस बी, यानी दोनों का सम रिटर्न करेगा। अब इसी तरह से हम एक मेथड और बना लेते हैं जो कि प्रोडक्ट रिटर्न करेगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू एनोनिमस फंक्शन, ये भी 2 पैरामीटर्स लेगा ए और बी, आप कोई से भी पास कर सकते हैं। ये रिटर्न करेगा ए मल्टीप्लाई बाय बी। 2 फंक्शंस हमने बना लिए। मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी, जस्ट आपको समझाना था कि सर्विस को क्रिएट किस तरह से करते हैं। ये हमने सर्विस क्रिएट की, उसके अंदर 2 फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर लिए। अब देखते हैं कि सर्विस को हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है और इस सर्विस को
के जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो सर्विस का जो नाम होता है वो बेसिकली डॉलर से स्टार्ट होता है, तो हम भी इस कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम डॉलर लिख देते हैं। अगर आप डॉलर ना भी लिखें तो फिर भी आप सर्विस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये होगा कि आपने जहाँ भी सर्विस को यूज़ करना है तो आप डॉलर साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन एंगुलर.जेएस के जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ही पुराने और एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, तो उन्होंने इस कन्वेंशन को बनाया हुआ है कि डॉलर लगाना है सर्विस के पहले, तो हम भी इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे और डॉलर लगाएंगे। बाकी आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पे डॉलर लगा दी इसके साथ। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ कि सर्विस को हमेशा हमने कंट्रोलर की यानी सर्विस हमने बना ली है, उसके बाद हमने उसको यूज़ करना होता है। हम उसको यूज़ करते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप कंट्रोलर से पहले सर्विस को डिफ़ाइन कर लें और उसके बाद उसको यूज़ करें। लेकिन अगर आप सर्विस को यूज़ पहले कर रहे हैं कंट्रोलर में और डिफ़ाइन कंट्रोलर के नीचे उसके बाद कर रहे हैं, तो क्या होगा, एरर देगा। एरर क्या देगा, वो कहेगा अननोन आइडेंटिफायर, यानी कि ये वेरिएबल अभी डिफ़ाइन ही नहीं है। अभी अगर मैं यहाँ पर पास कर दूँ यूज़ करने के लिए $math और इसको मैंने डिफ़ाइन अभी किया ही ना हो, तो फिर तो वो एरर देगा। इसलिए सर्विस को पहले डिफ़ाइन करें, उसके बाद उसको यूज़ करें। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके कंट्रोलर के बाद यहाँ लिखता हूँ तो ये लाजमी तौर पर एरर देगा, क्योंकि मैं इसको यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट लाइन वाइज स्टार्ट होगी, यानी लाइन 1 से लेकर एंड तक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी, और जहाँ पर $math आएगा, जो कंपाइलर है यानी कि जो ब्राउज़र का जावास्क्रिप्ट इंजन है, वो यहाँ पे एरर शो करेगा। वो कहेगा कि जो $math है ये अननोन आइडेंटिफायर है, क्योंकि वो डिफ़ाइन तो नीचे हुआ है, अभी तक डिफ़ाइन नहीं हुआ। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको आप यहाँ से कट करें, पहले इसको डिफ़ाइन करें सर्विस को, उसके बाद उसको यूज़ करें। अब सर्विस को यूज़ करने के लिए क्या मेथड है कि आप कंट्रोलर में उसको पास करें और उसके बाद उसके फंक्शंस को आप यूज़ करें। यही सर्विस को क्रिएट करने का और यूज़ करने का फ़ायदा होता है। अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे वेरिएबल स्कोप सम, और इसमें अब मैं सर्विस को यूज़ करूँगा $math। ये सर्विस है और इसका एक फंक्शन है ऐड। ये क्या करेगा, 2 नंबर्स को सम करेगा, उसमें हम 2 नंबर पास करते हैं 3 और 4। और एक और मैं बनाता हूँ स्कोप डॉट प्रोडक्ट, और इसमें मैं कॉल करूँगा अब $math डॉट प्रोडक्ट, और इसमें मैं 3 और 4 पास कर दूँगा एज अ पैरामीटर। अब हम इन दोनों को डिस्प्ले करवा लेंगे। H1 के अंदर मैं लिखता हूँ सम, और इसके अंदर हम सम को प्रिंट करवा लेते हैं, और इसी तरह H1 प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट। अब इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। 3 और 4 का सम आ गया 7 और प्रोडक्ट आ गया 12। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह सर्विस को क्रिएट करते हैं और सर्विस को यूज़ करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, सर्विस को क्रिएट करने का मेथड ये है कि आप जिस वेरिएबल में आपने स्टोर की हुई है सर्विस मॉड्यूल स्टोर किया हुआ है, उसके साथ आप डॉट लगा के मेथड कॉल करें सर्विस का, और उसमें पहला आर्गुमेंट पास करें सर्विस का नेम, जो कि हम एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे, और उसके बाद एनोनिमस फंक्शन। अब ये सर्विस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें मज़ीद फंक्शंस डिफ़ाइन करने हैं, तो उसका तरीका ये होगा, दिस डॉट ऐड, ये एक फंक्शन होगा, वो इस इक्वल टू करके एनोनिमस फंक्शन। जी आप जानते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से एनोनिमस फंक्शन डिफ़ाइन करने होते हैं, और उसके बाद यूज़ किस तरह से करना है ये भी हमने देख लिया। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी ये कि आप जाएँ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है angularjs.org, इस पर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें कि और कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं AngularJS के अंदर, क्योंकि लगभग 30 सर्विसेज बिल्ट इन मौजूद हैं AngularJS के अंदर। हमने सिर्फ 4-5 डिस्कस किए हैं, बाकी आप वेबसाइट पे जाके खुद से देखें और उनको यूज़ किस तरह से करना है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे अवेलेबल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।